नमस्कार दोस्तों। इतिहास में कुछ राजा ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शासन नहीं करते, वो युग बदल देते हैं। तलवार से साम्राज्य बनाने वाला और वीणा से संगीत रचने वाला। आज हम बात करेंगे उस सम्राट की जिसे इतिहासकारों ने कहा भारत का नेपोलियन। ये कहानी है समुद्रगुप्त की। तो चलिए जानते हैं वीर योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्रगुप्त के जन्म और परिवार के बारे में। समुद्रगुप्त का जन्म 4वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। वे गुप्त वंश के पहले बड़े राजा चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। उनकी माता का नाम कुमारी देवी था जो लिच्छवी गणराज्य से थी। इसी कारण समुद्रगुप्त को राजनीति और शासन की समझ बचपन से ही मिलने लगी। उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना और शास्त्रों की शिक्षा सब कुछ सिखाया गया। इतिहास बताता है कि समुद्रगुप्त बचपन से ही बहुत तेज और समझदार थे। समुद्रगुप्त सिंहासन तक कैसे पहुँचे? जब चंद्रगुप्त प्रथम बूढ़े हुए तो उत्तराधिकारी चुनने का समय आया। दरबार में कई राजकुमार थे, लेकिन राजा ने समुद्रगुप्त को चुना। कहा जाता है कि दरबार में सबके सामने चंद्रगुप्त प्रथम ने कहा, समुद्रगुप्त ही मेरे बाद इस साम्राज्य को संभालेंगे। यह फैसला सबको चौंकाने वाला था। संभव है कि इसके बाद समुद्रगुप्त को कुछ विरोध और संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अंत में लगभग 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के राजा बने। समुद्रगुप्त के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। यह एक शिलालेख है जो अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। इसे लिखा था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने। समुद्रगुप्त की लड़ाइयों, विजयों और नीतियों का पूर्ण वर्णन है। इसी से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त कितने बड़े विजेता और रणनीतिकार थे। राजा बनने के बाद समुद्रगुप्त ने सबसे पहले उत्तर भारत पर ध्यान दिया। उन्होंने नागवंश, कोटा, पद्मावती और कई छोटे राज्यों को पूरी तरह हरा दिया। जो राजा उनके खिलाफ खड़ा हुआ उसका राज्य खत्म कर दिया। यह नीति सख्त थी, लेकिन इससे उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की नींव बहुत मजबूत हो गई। यह पूरा इलाका सीधे गुप्त शासन में आ गया। दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने एक अलग तरीका अपनाया। यहाँ उन्होंने राजाओं को हराया, लेकिन उनका राज्य वापस लौटा दिया। बस एक शर्त थी, उन्हें गुप्त साम्राज्य की अधीनता माननी होगी। यह उनकी राजनीतिक समझ थी। वे जानते थे कि दूर के इलाकों पर सीधा शासन करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने राजाओं को सम्मान देकर अपने पक्ष में कर लिया। समुद्रगुप्त की ताकत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। वह श्रीलंका, शक, कुषाण और दक्षिण पूर्व एशिया के राजा उन्हें उपहार भेजते थे। इसका मतलब था कि गुप्त साम्राज्य का डर और सम्मान दूसरे देशों में भी था। यह उस समय भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। समुद्रगुप्त सिर्फ लड़ने वाले राजा नहीं थे, उन्हें संगीत से बहुत लगाव था। उनके सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सोचिए, एक ऐसा राजा जो युद्ध भी जीतता है और संगीत भी रचता है। इतिहास में ऐसे राजा बहुत कम हुए हैं। कहा जाता है समुद्रगुप्त धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु थे। वे हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म को भी पूरा सम्मान देते थे। उनके शासन में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था। उस समय न्याय व्यवस्था मजबूत थी और जनता अपने राजा पर भरोसा करती थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा भारत का नेपोलियन, क्योंकि उन्होंने कभी कोई युद्ध नहीं हारा और उनकी युद्ध रणनीति बेहतरीन थी। लेकिन फर्क ये था कि समुद्रगुप्त सिर्फ जीतने के लिए नहीं, साम्राज्य को स्थिर बनाने के लिए युद्ध करते थे। लगभग 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का निधन हो गया, लेकिन जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया वह आगे चलकर उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत का स्वर्ण युग बना। इस दौर में कला, विज्ञान, व्यापार और साहित्य सब आगे बढ़े। समुद्रगुप्त सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक ऐसे शासक थे जिन्होंने तलवार से नहीं, बुद्धि से साम्राज्य बनाया। इसलिए कहा जाता है समुद्रगुप्त इतिहास की धड़कन थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी पहचान में बसता है।